मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास। प्रथम मुस्लिम आक्रमण। 1570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म सऊदी अरब की मक्का में हुआ। मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर या आखिरी देवदूत माना जाता है। प्रत्येक वर्ष मुस्लिम लोग मक्का जाते हैं, इसे हज यात्रा कहते हैं। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए और यहाँ से मुसलमानों का हिजरी कैलेंडर या हिजरी संवत कैलेंडर की शुरुआत हुई। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने इस दुनिया से पर्दा कर लिया। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी और मुसलमानों के धर्मगुरुओं को खलीफा कहा जाता है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और सिंध के राजा दाहिर की हत्या कर दी। सिंध पर आक्रमण करने का कारण, खलीफा के लिए श्रीलंका से भेजे गए पानी के जहाज़ों को सिंध के समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था। मोहम्मद बिन कासिम को इराक के गवर्नर अल हज्जाज ने सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मोहम्मद बिन कासिम को इराक के गवर्नर अल हज्जाज ने सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज का दामाद था। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध को जीतकर भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। जजिया कर गैर मुसलमानों पर मुसलमान शासक द्वारा लगाया जाता था। मोहम्मद बिन कासिम अरब आक्रमणकारी था। चचनामा, जो अफीफ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, यह प्रमाणित करती है कि अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था, जिसका नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। चचनामा अफीफ के द्वारा फारसी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण। तुर्क पश्चिमी चीन में रहने वाली जनजाति थी। भविष्य में ये मुसलमानों के संपर्क में आए और इन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। प्रथम तुर्क शासक अलप्तगीन था। इसकी मृत्यु के बाद इसका दामाद सुख्तगीन शासक बना। इसने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया। सुख्तगीन ने गजनी वंश की स्थापना की। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र महमूद गजनवी शासक बना। महमूद गजनवी का शासनकाल था 998 से 1030 ईस्वी तक। महमूद गजनवी प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 या 1001 में पेशावर पर हुआ। इसने पेशावर के शासक, जो हिंदू शाही वंश का था, जयपाल पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हुआ था 1025-26 में। 1025-26 में महमूद गजनवी ने अपना 16वां आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया। इस समय गुजरात के शासक भीमदेव प्रथम थे। महमूद गजनवी ने भीमदेव प्रथम को पराजित किया, जो सोलंकी वंश के शासक थे। महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक भी कहते हैं, जिसका अर्थ है मूर्तियों को तोड़ने वाला। महमूद गजनवी ने 17वां आक्रमण 1027 में सिंध के जाटों पर किया। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 में हो गई। महमूद गजनवी के साम्राज्य में 3 विद्वान रहते थे, अलबरूनी, उतबी और फिरदौसी। अलबरूनी का वास्तविक नाम अबू रेहान था। अलबरूनी प्रथम मुस्लिम था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। अलबरूनी के ग्रंथ, पहला है किताब उल हिंद, दूसरा है तहकीक हिंद और किताब उल हिंद। ये दोनों ग्रंथ अरबी भाषा में लिखे हुए हैं। उतबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। उतबी ने किताब उल यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा हुआ है। तीसरा है फिरदौसी ने शाहनामा ग्रंथ लिखा। शाहनामा ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा हुआ है। फिरदौसी ने शाहनामा ग्रंथ लिखा। शाहनामा फारसी भाषा में लिखा। महमूद गजनवी का मकबरा अफगानिस्तान में है। अगला टॉपिक है द्वितीय तुर्क आक्रमण। द्वितीय तुर्क आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद गोरी द्वारा किया गया। मोहम्मद गोरी का शासनकाल 1175 से 1206। 1175 में गोरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया। 1175 में गोरी ने मुल्तान के उच्च पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में कायदारा के युद्ध में भीमदेव सेकंड और उसकी मां नायका देवी ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। यह युद्ध माउंट आबू के समीप हुआ, इसलिए इसे आबू का युद्ध भी कहा जाता है। 1178 में कायदारे के युद्ध में भीमदेव सेकंड और उसकी मां नायका देवी ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। यह गोरी की भारत में प्रथम हार थी। 1189 में गोरी ने बठिंडा पंजाब के किले पर आक्रमण किया, जो पृथ्वीराज चौहान के नियंत्रण में आता था, और यही
तराइन के युद्ध का कारण बना। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हरियाणा के तराइन के मैदान में लड़ा गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया और गोरी को भारत से बाहर भेज दिया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हरियाणा के तराइन के मैदान में लड़ा गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय पराजित हो गए और मोहम्मद गोरी विजयी हो गया। चंदावर का युद्ध 1194 यूपी में मोहम्मद गोरी ने इस युद्ध में जयचंद को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी। जयचंद कन्नौज के शासक थे और यह गढ़वाली राजपूत थे। पृथ्वीराज रासो पुस्तक चंद्रप्रदाय द्वारा लिखी गई। चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखा है। यह पुस्तक प्रमाणित करती है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की हत्या की थी एक दोहे के माध्यम से, जिसे चंद्रप्रदाय ने कहा और पृथ्वीराज ने शब्दभेदी बाण चलाया। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। मोहम्मद गोरी के कुछ सिक्के मिले हैं जिन पर लक्ष्मी जी की आकृति चित्रित है। गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा या विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। 1191 में मोइनुद्दीन चिश्ती गोरी के साथ भारत में आए और अजमेर में बस गए। मोहम्मद गोरी ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। एकता का अर्थ है जमीन का टुकड़ा। एकता के मालिक को एकतादार कहते थे। गोरी को भारत में मुस्लिम शासक का संस्थापक कहा जाता है। भारत से वापस जाने से पूर्व मोहम्मद गोरी ने उत्तर भारत का नियंत्रण अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया। गोरी की हत्या खोखर जनजाति द्वारा दैमक पाकिस्तान में झेलम नदी के किनारे 1206 में कर दी थी। अगला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का शासनकाल या कार्यकाल है 1206 से 1526 तक। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया। पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक शासन किया। दूसरा है खिलजी वंश। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया। तीसरा है तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक शासन किया। चौथा है सैयद वंश। सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक शासन किया। पांचवा है लोधी वंश। लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक शासन किया। लोधी वंश अफगान वंश था और गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश ये सभी तुर्की शासक थे। ये तुर्की वंश से संबंधित थे। हमारा पहला वंश है गुलाम वंश या मामूलक वंश। गुलाम वंश को ही मामूलक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश या मामूलक वंश का शासनकाल या कार्यकाल है 1206 से 1290 तक। गुलाम वंश का पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल है 1206 से 1210 तक। मोहम्मद गोरी के 3 मुख्य गुलाम थे, यालदोज, कुबाचा और ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यालदोज की पुत्री से विवाह किया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कुबाजा से किया, जिसके कारण कुतुबुद्दीन ऐबक के 2 दुश्मनों को अपना मित्र बना लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियाँ: मलिक या सिपह सलार। दूसरी है अमीर ए आखुर यानी घोड़े के अस्तबल का प्रमुख। तीसरी है लाख बख्श या हातिम, लाखों की सहायता करने वाला। चौथी है पील बख्श। पील बख्श का मतलब है हाथियों का दान करने वाला। पांचवी है कुरान खान। कुरान खान का मतलब है यह कुरान की आयतों को सुरीले स्वर में गाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में 3 इमारतें बनवाई। पहली है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। कुतुब मीनार के निर्माण को शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी को समर्पित इस मस्जिद का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया बख्तियार काकी की याद में। तीसरी है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। ऐबक ने अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। ऐबक गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। 1210 में चौगान खेलते समय ऐबक घोड़े से गिरकर मर गया था। ऐबक का मकबरा लाहौर में है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तुर्कों द्वारा भारत में बनाई गई प्रथम इमारत व मस्जिद थी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तुर्कों द्वारा भारत में बनाई गई प्रथम इमारत या मस्जिद थी। बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनापति था।
बख्तियार खिलजी ने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण करके इसे जला दिया था। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय 6 माह तक जलता रहा था। गुलाम वंश का अगला शासक है आराम शाह। आराम शाह का शासनकाल है 1210 से 1211। आराम शाह ऐबक का बेटा था। आराम शाह ऐबक के बाद शासक बना। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने कर दी। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था। गुलाम वंश का अगला शासक है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल है 1211 से 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, या इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है। इल्तुतमिश इल्बरी वंश के शमसी वंश से संबंधित था। इल्तुतमिश इल्बरी तुर्कों के शमसी वंश से संबंधित था। इल्तुतमिश को दासों का दास और गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गोरी का गुलाम ऐबक था और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। तराइन का तृतीय युद्ध 1215। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी। तराइन के तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश ने यालदोज को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। तराइन के तृतीय युद्ध 1215 में इल्तुतमिश ने यालदोज की पराजित करके उसकी हत्या कर दी। यालदोज मोहम्मद गोरी का गुलाम था। यालदोज ऐबक के मरने के बाद खुद को गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत का शासक मानने लगा था, या अपने आप को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इल्तुतमिश ने 40 लोगों का समूह चालीसा या चहलगानी बनाया। इल्तुतमिश ने शासन को चलाने के लिए 40 लोगों का समूह चालीसा दल या चहलगानी बनाया। इल्तुतमिश खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। इल्तुतमिश खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का टका और तांबे का सिक्का जीतल चलवाया। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल का नाम छापने की प्रथा को शुरू किया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया, जिसे ऐबक ने शुरू करवाया था। इल्तुतमिश ने भारत में एकता प्रथा का संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश को भारत में एकता प्रथा का संस्थापक माना जाता है। एकता प्रणाली की शुरुआत मोहम्मद गोरी ने की थी। इल्तुतमिश ने नागौर राजस्थान में अतारकिन का दरवाजा बनवाया। इल्तुतमिश ने नागौर राजस्थान में अतारकिन का दरवाजा बनवाया। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण शैली और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहते हैं। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण शैली और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहते हैं। दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा स्थित है, जो इल्तुतमिश के बेटे नासिरुद्दीन का है। इसे इल्तुतमिश ने बनवाया और यह भारत का प्रथम मकबरा है। दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा स्थित है, जो इल्तुतमिश के बेटे नासिरुद्दीन का है। इसे इल्तुतमिश ने बनवाया और यह भारत का प्रथम मकबरा है। इल्तुतमिश की सिक्कों पर नंदी की आकृति छपी होती थी। इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय प्राप्त करने के लिए लाल वस्त्र पहनकर सुल्तान के सामने जाना पड़ता था। 1221 में इल्तुतमिश ने चंगेज खान के आक्रमण से अपने साम्राज्य को बचाया। 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश ने चंगेज खान के आक्रमण से अपने साम्राज्य को बचाया। चंगेज खान का वास्तविक नाम तैमुजिन था। इल्तुतमिश ने दिल्ली में गंदक की बावड़ी का निर्माण करवाया था। मरने से पूर्व इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है। मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासिरी पुस्तक लिखी थी। मिनहाज उस सिराज इल्तुतमिश के समय में दिल्ली सल्तनत में रहता था। मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासिरी पुस्तक लिखी। यह इल्तुतमिश के समय का है। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शासक बना। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शासक बना। रुकनुद्दीन फिरोज का शासनकाल है ओनली 1236। यह कुछ समय के लिए ही शासक बना। रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का पुत्र था और रजिया का भाई था। रुकनुद्दीन फिरोज नाम का ही शासक था, क्योंकि वास्तविक शासक की शक्ति उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में थी। इसके समय रजिया ने लाल वस्त्र धारण करके जनता के सामने शुक्रवार के दिन मस्जिद के सामने खड़ी हो गई और जनता से अपने लिए न्याय मांगा। जनता ने रुकनुद्दीन फिरोज के खिलाफ विद्रोह कर दिया और रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी छोड़नी पड़ी।
यह सर्वप्रथम घटना है जिसमें उत्तराधिकार युद्ध में जनसमूह ने निर्णय लिया और रजिया सुल्तान को शासक बना दिया। रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्तान का शासनकाल है 1236 से 1240 ईस्वी। रजिया सुल्तान दिल्ली सुल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक थी। रजिया सुल्तान कुबा और कुल्हा यानी कुबा यानी कोट, कुल्हा यानी टोपी पहनकर शासन करती थी, जिसके कारण इसके अमीर इससे चिढ़ते थे। रजिया सुल्तान का दास याकूत था। रजिया और याकूत के मध्य प्रेम प्रसंग की अफवाह फैल गई, जिसका कारण था रजिया ने याकूत को अमीर आखुर यानी अस्तबल का प्रमुख नियुक्त किया था, जो रजिया को घोड़े पर चढ़ते समय और उतरते समय सहारा देता था। बठिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जब रजिया विद्रोह दबाने गई तब अल्तुनिया ने रजिया को हराकर कैद कर लिया। रजिया को अल्तुनिया ने किला मुबारक में कैद किया था। बाद में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। बठिंडा से दिल्ली आते समय हरियाणा के कैथल में डकैतों ने रजिया पर आक्रमण कर दिया और उसकी हत्या कर दी। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल हरियाणा में है, जो पक्की ईंट से बना हुआ है। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह शासक बना। बहराम शाह का शासनकाल है 1240 से 1242 ईस्वी तक। बहराम शाह रजिया सुल्तान का भाई था। बहराम शाह ने नाइब-ए-मुमलिकात पद का सृजन किया। बहराम शाह ने 1242 ईस्वी में 1242 दल के सदस्यों ने बहराम शाह की हत्या कर दी। बहराम शाह के समय शासन की वास्तविक शक्ति नाइब-ए-मुमलिकात पद के पास चली गई थी। बहराम शाह के बाद में मसूद शाह या अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना। मसूद शाह या अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल है 1242 से 1246 तक। मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था। मसूद शाह को बलबन ने जेल में कैद कर दिया। बलबन चालीसा दल का सदस्य था। मसूद शाह के बाद में नासिर-उद-दीन महमूद शासक बना। नासिर-उद-दीन महमूद का शासनकाल है 1246 से 1265 ईस्वी तक। नासिर-उद-दीन महमूद इल्तुतमिश का पुत्र था, यानी पुत्र का पुत्र। नासिर-उद-दीन महमूद टोपी सिलकर स्वयं का खर्चा निकालता था। नासिर-उद-दीन महमूद नाम का शासक था, क्योंकि वास्तविक शक्ति इसके सेनापति बलबन के हाथों में थी। इसने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। नासिर-उद-दीन महमूद शमसी वंश का अंतिम शासक था। नासिर-उद-दीन महमूद की हत्या बलबन के द्वारा कर दी गई। नासिर-उद-दीन महमूद बलबन का दामाद था। नासिर-उद-दीन महमूद के बाद में बलबन शासक बना। बलबन का शासनकाल है 1265 से 1287 ईस्वी तक। बलबन का पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन और बलबन का वास्तविक नाम है बहाउद्दीन। बलबन इल्वरी तुर्क वंश से संबंध रखता था। बलबन इल्वरी तुर्क वंश से संबंध रखता था। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन चालीसा दल का सदस्य था और रजिया की हत्या करवाने में भी बलबन का हाथ था। बलबन ने शासक बनते ही चालीसा दल को समाप्त कर दिया। चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। बलबन का चालीसा दल को समाप्त करने का कारण था, यह जानता था कि चालीसा दल किस प्रकार षड्यंत्र रचता है, और चालीसा दल ने षड्यंत्र रचकर ही रजिया की हत्या करवाई थी, जिसके कारण सर्वप्रथम बलबन ने चालीसा दल को समाप्त किया। बलबन ईरान से दो प्रथा लेकर आया था। पहली है सिजदा, दूसरी है पैबोस। सिजदा का मतलब है राजा के सामने सिर झुकाना, और पैबोस का मतलब है दंडवत होकर राजा को प्रणाम करना। बलबन ने दीवान-ए-अर्ज नामक सेना का विभाग बनाया। बलबन ने दीवान-ए-बरीद नामक गुप्तचर विभाग बनवाया। बलबन ने लोहे और रक्त की नीति को अपनाया। बलबन ने लोहे और रक्त की नीति को लागू किया, जिसका मतलब है या तो बलबन के साथ हो जाओ, नहीं तो उसका रक्त बहा दिया जाएगा। बलबन ने अपने साम्राज्य में शराब की बिक्री पर रोक लगवाई। बलबन ने नायाब-ए-मुमलिकात पद को समाप्त कर दिया। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद में बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक बोला। 1286 में मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया। बलबन ने अपने पुत्र सुल्तान मोहम्मद को मंगोलों से लड़ने भेजा। सुल्तान मोहम्मद मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया। 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन का मकबरा दिल्ली में है।
बलबन स्वयं को जिल-ए-इलाही बोलता था, जिल-ए-इलाही बोलता था। बलबन स्वयं को जिल-ए-इलाही बोलता था। जिल-ए-इलाही का अर्थ है अल्लाह की छाया। बलबन ईरान देश से नव वर्ष का त्यौहार नवरोज या नौरोज लेकर भारत आया था। बलबन ईरान देश का नव वर्ष का त्यौहार नवरोज या नौरोज को भारत में लाया था। बलबन के बाद में कैकुबाद शासक बना। कैकुबाद का शासनकाल है 1287 से 1290। कैकुबाद बलबन का पुत्र था। कैकुबाद के सैनिक जलालुद्दीन खिलजी ने कैकुबाद को जहर दे दिया, जिसके कारण कैकुबाद को लकवा मार गया। कुछ समय बाद कैकुबाद को जलालुद्दीन खिलजी ने नदी में फेंकवा दिया और नदी में डूबने से इसकी मृत्यु हो गई। कैकुबाद गुलाम वंश का अंतिम शासक माना जाता है। कैकुबाद के बाद में क्यूमर्स शासक बना। क्यूमर्स अल्प आयु था, एक बहुत कम उम्र का था, जिसके कारण गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद को माना जाता है। क्यूमर्स को भी गुलाम वंश का अंतिम शासक माना जाता है। यदि परीक्षा में कैकुबाद अंतिम शासक आए तो कैकुबाद सही है, और क्यूमर्स आए तो क्यूमर्स सही है। राइट ऑप्शन क्यूमर्स होगा। क्यूमर्स जलालुद्दीन ने कैकुबाद के पुत्र क्यूमर्स को राजा घोषित किया, जिसकी कुछ समय बाद ही हत्या कर दी। जलालुद्दीन खिलजी ने ही बहुत छोटे उम्र के एक बच्चे की हत्या कर दी थी। खिलजी वंश, गुलाम वंश के बाद में अगला वंश है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल है 1290 से 1320। खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का पहला शासक है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल है 1290 से 1296। जलालुद्दीन खिलजी को खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है। यह संस्थापक था। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज तिलक किलोखरी के किले में करवाया। किलोखरी का किला कैकुबाद ने बनवाया था। यह दिल्ली में है। जलालुद्दीन खिलजी ने बलबन की लोहे और रक्त की नीति को समाप्त कर दिया। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने जनता की इच्छा अनुसार शासन किया। जलालुद्दीन खिलजी के समय जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों को पराजित किया और 4000 मंगोलों को कैद कर लिया। इन 4000 मंगोलों को मंगोलपुरी दिल्ली में बसाया, जो आज भी मंगोलपुरी के नाम से जानी जाती है। जलालुद्दीन खिलजी ने हिंदुओं के प्रति अहस्तेक्षेप की नीति को अपनाया। जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में रणथंभौर के किले पर आक्रमण किया, जिसको जीत न पाने के कारण कहा था, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या इसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर प्रयागराज में कर दी थी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है 1296 से 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है 1296 से 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था अली गुरसब। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ईसानी यानी सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात आक्रमण 1298-99। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक बघेल वंश का रायकरण था। अलाउद्दीन ने अपने 2 सेनापति नुसरत खां और उलुग खां को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा। गुजरात के शासक रायकरण अलाउद्दीन की सेना से पराजित हुए। अलाउद्दीन के सेनापति थे नुसरत खां और उलुग खां। नुसरत खां ने अलाउद्दीन के गुजरात आक्रमण के समय गुजरात से एक हिंजड़े को खरीदा, जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर को 1000 दिनार में यानी 1000 सोने के सिक्के में खरीदा था, जिसके कारण मलिक काफूर को 1000 दिनार भी कहा जाता था। सोने के सिक्के को उस समय दिनार कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर आक्रमण 1301। अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर आक्रमण 1301। इसका कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर आक्रमण 1301। रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान थे। हमीर के प्रधानमंत्री रणमल और रत्तीपाल हमीर के साथ विश्वासघात किया और अलाउद्दीन खिलजी से मिल गए, जिसके कारण हमीर देव चौहान की पराजय हुई। हमीर की पत्नी रंग देवी ने जल जौहर किया। यह राजस्थान का प्रथम शाका माना जाता है। अलाउद्दीन का रणथंभौर आक्रमण का कारण हमीर का मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह और केहबरू को शरण देना माना जाता है। मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन की पत्नी चिमना के मध्य प्रेम प्रसंग था।
इस घटना का पता अलाउद्दीन को चल गया, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद शाह को मारना चाहता था। मोहम्मद शाह और केहबरू दोनों हमीर की शरण में आ गए। अलाउद्दीन का रणथंभौर आक्रमण का प्रमुख कारण था कि रणथंभौर गुजरात और दिल्ली के मध्य मार्ग पर स्थित था, जिसके कारण रणथंभौर को जीतना बहुत आवश्यक था गुजरात जाने के लिए। रणथंभौर आक्रमण के समय हमीर ने अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खां को मार दिया था। अलाउद्दीन के रणथंभौर आक्रमण में उसका प्रमुख सेनापति नुसरत खां भी मारा गया था। हमीर रासो पुस्तक जोधराज ने लिखी थी। हमीर हट ग्रंथ चंद्रशेखर ने लिखा। हमीर रासो जोधराज और हमीर हट चंद्रशेखर ने लिखा। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ आक्रमण 1303। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ आक्रमण 1303। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ आक्रमण का कारण पद्मावत ग्रंथ में रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को प्राप्त करना माना गया है। चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह थे और उनकी पत्नी पद्मिनी जो सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। इस युद्ध में रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी पत्नी पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ जौहर किया। यह चित्तौड़ का प्रथम शाखा माना जाता है। यह राजस्थान का प्रथम अग्नि जौहर था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का शासक बनाया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। चित्तौड़ आक्रमण के समय अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ आया था। पद्मावत ग्रंथ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा अवधी भाषा में 1540 में लिखा था। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। दक्षिण भारत में आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण करने का प्रमाण तीन पुस्तकें या 3 ग्रंथों से मिलता है। पहली है खजाइन उल फतूह है या तारीख इलाई, दूसरी है तारीख ए फिरोज शाही, तीसरी है रहेला। खजाइन उल फतूह है या तारीख इलाई के लेखक हैं अमीर खुसरो। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी और रहेला पुस्तक के लेखक हैं इब्न बतूता। देवगिरी पर आक्रमण। देवगिरी महाराष्ट्र पर आक्रमण 1307 से 1308। मलिक काफूर ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। वारंगल पर आक्रमण 1309-10। वारंगल पर आक्रमण 1309-10। मलिक काफूर ने वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया। इस युद्ध के पश्चात प्रताप रुद्रदेव ने अपनी सोने की प्रतिमा बनवाकर उसे जंजीर में जकड़वाकर वह और विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन के पास भेजा, जो उसकी अधीनता स्वीकार करने का प्रतीक है। अलाउद्दीन का पांड्य साम्राज्य पर आक्रमण 1311। पांड्य साम्राज्य में 2 भाई सुंदर पांडे और वीर पांडे के मध्य सिंहासन को लेकर संघर्ष चल रहा था, जिसका फायदा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने उठाया। सुंदर पांडे ने अलाउद्दीन खिलजी से सहायता मांगी। मलिक काफूर ने वीर पांडे को पराजित किया और पांड्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोलों के आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जिसने धर्म को ऊपर नियंत्रण स्थापित किया। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जिसने धर्म के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सामान्य लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जिसने स्थायी सेना रखना शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 2 प्रथा शुरू की। पहली है दाग प्रथा, दूसरी है हुलिया या चेहरा प्रथा। दाग प्रथा में घोड़े पर राजा का मोहर लगाना और हुलिया प्रथा में सैनिक का हुलिया रखना जिससे उसकी पहचान हो सके। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जिसने सेना को नकद भुगतान देना शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुओं से 50% कर और मुसलमानों से 25% कर वसूला। अलाउद्दीन खिलजी के समय उसके द्वारा वसूले गए कर। पहला है जजिया कर, दूसरा है घरी, तीसरा है चराई, चौथा है खराज, पांचवा है जक़ात, छठा है खुम्स। जजिया कर गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। घरी कर घर पर लिया जाने वाला कर था। चराई कर दूध देने वाले पशुओं के मालिकों से चराई कर वसूला जाता था। खराज कर भूमि कर था। जक़ात कर यह केवल मुसलमानों से लिया जाता था, यह ऐच्छिक कर था। खुम्स कर सेना से वसूला जाता था। खुम्स कर में सेना द्वारा लूटा गया माल के 80% भाग अलाउद्दीन खिलजी लेता था।
अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की। बाजार की जांच करने वाला अधिकारी शहनाई मंडी कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम शासक था जिसने राशन व्यवस्था शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में हुआ। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है पटियाला, एटा, उत्तर प्रदेश। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अमीर खुसरो की आविष्कार तबला, सितार, कव्वाली और खड़ी बोली। अमीर खुसरो को तूती हिंद या भारत का तोता भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को तूती हिंद या भारत का तोता भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन मापने को अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन नापने की 20वां इकाई प्रथा की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन मापने की इकाई 20वां प्रणाली की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित इमारतें। पहली है अलाई दरवाज़ा, दिल्ली। अलाई दरवाज़ा इसे इस्लामिक वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाई दरवाज़ा, इसमें घोड़े की नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग किया गया है। अलाई दरवाज़ा बलुआ पत्थर से निर्मित है। दूसरा है अलाई मीनार, दिल्ली। तीसरा है सीरी का किला, दिल्ली। चौथा है हौज ए खास, दिल्ली। पांचवा है हजार सतून महल, दिल्ली। छठा जमायत खाना, दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बना। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का शासनकाल है 1316 से 1320 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अपने पिता की बाजार नियंत्रण प्रणाली को बंद कर दिया था। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में इतिहासकार बर्नी ने कहा है कि यह महिलाओं के कपड़े पहनता था और नगर होकर साम्राज्य में दौड़ता था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या उसके सेनापति खुसरो खान ने कर दी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के अपने सेनापति खुसरो खान के साथ भी नाजायज संबंध थे। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बाद अगला शासक बना खुसरो खान। खुसरो खान ने 1320 में कुछ समय के लिए शासन किया। खुसरो खान खिलजी वंश का अंतिम शासक था। खुसरो खान खिलजी साम्राज्य का अंतिम शासक था। खुसरो खान ने स्वयं को पैगंबर का सेनापति कहा। खुसरो खान शुरुआत से हिंदू यानी जन्म से हिंदू था, बाद में इसने इस्लाम धर्म अपनाया। इसने खुसरो खान के खिलाफ इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए इसके अमीरों ने। खुसरो खान की हत्या इसके सैनिक गयासुद्दीन तुगलक ने कर दी। तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल या समय है 1320 से 1414 तक। 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का पहला शासक है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल है 1320 से 1335 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। गयासुद्दीन प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करवाया किसानों के लिए। गयासुद्दीन तुगलक ने संगीत और मदिरा पर रोक लगाई। गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों को पराजित किया और मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का अर्थ है धर्म के लिए लड़ने वाला, यानी गाजी का मतलब है इस्लाम धर्म के लिए लड़ने वाला। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद शहर की स्थापना की और यहाँ 56 कोट का किला बनवाया। यह किला रोमन शैली पर निर्मित है। गयासुद्दीन तुगलक ने वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर रखा। गयासुद्दीन तुगलक की हत्या उसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने अफगानपुरा में कर दी थी। गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान करके वापस लौट रहा था तो उसने निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया। तब निजामुद्दीन औलिया ने कहा था गयासुद्दीन तुगलक से, उन्होंने दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी दूर है। तुगलक वंश का अगला शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल है 1325 से 1351 तक। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जोना खान था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा राजा था। मोहम्मद बिन तुगलक को 22 भाषाओं का ज्ञान था। मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधियाँ, पहली है पागल राजा या पागल सुल्तान। दूसरी है सन की राजा या सन की सुल्तान। तीसरी है बुद्धिमान मूर्ख। चौथी है स्वपनशील राजा।
पाँचवीं है रक्त पिपासु। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जोना खान को उलग खान की उपाधि दी थी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक को उलग खान की उपाधि दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य को 23 प्रांतों में विभाजित किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के लिए दीवान अमीर को ही विभाग बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के लिए 2 प्रकार के ऋण दिए। पहला है तकावी अकाल के समय दिया जाता था। दूसरा है सोनधार बीज या हल से जुताई के समय दिया जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम छपवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर कलमा लिखवाया। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने हिंदुओं के साथ होली खेली। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए, लगभग 22 विद्रोह हुए। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई जब यह सिंध पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था। इसकी मृत्यु सिंध में ठट्टा नामक स्थान पर हुई। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तब इतिहासकार बदायूं ने कहा था कि जनता को राजा से और राजा को जनता से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक की अपने जीवन काल की गलतियां और उसके गलत फैसले। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में 50% कर वसूला जब यहाँ पर सूखा या अकाल पड़ रहा था। दूसरी गलती है 1327 में इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद परिवर्तन की। राजधानी परिवर्तन के 3 कारण थे। यह दिल्ली की जनता को दंड देना चाहता था क्योंकि लोगों ने इसे अपशब्द बोले थे। दूसरा कारण है यह दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाना चाहता था। तीसरा कारण है यह उत्तर भारत से दक्षिण भारत पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था, जिसके कारण इसने राजधानी परिवर्तन करने का फैसला किया। इसकी तीसरी गलती है सांकेतिक मुद्रा चलाना। सांकेतिक मुद्रा चलाने का फैसला इसने 1329 में किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के की जगह तांबे और कांसे के सिक्के जारी करने के आदेश दिए। उसकी यह योजना असफल हो गई क्योंकि लोगों ने अपने घर में ही सिक्के बनाना शुरू कर दिए। इसके समय के इतिहासकारों का कहना है कि उस समय हर घर में टकसाल खुल गई थी, यानी हर घर में सिक्के ढालना शुरू कर दिया था लोगों ने। सांकेतिक मुद्रा चलाने का योजना मोहम्मद बिन तुगलक ने कुबलाई खान से नकल मारी थी, जो चीन का राजा था। मोहम्मद बिन तुगलक की अगली गलती है खुरासान अभियान 1329। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इसने 3,17,000 सैनिकों को 12 माह का वेतन पहले दे दिया और युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान अभियान किया ही नहीं और सैनिकों ने वेतन देने से भी मना कर दिया, जिसको इससे आर्थिक नुकसान हुआ। 5वीं गलती है कराचील अभियान 1333। कराचील उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा पर स्थित था। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने 10,000 सैनिकों को लड़ने के लिए भेजा। वापस आते समय मौसम बिगड़ने के कारण 9,990 सैनिक मर गए और केवल 10 ही सैनिक दिल्ली लौटे। इस अभियान का कारण खुरासान अभियान को माना जाता है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का यह संदेह हो गया कि सैनिक उसके खिलाफ विद्रोह न कर दे, जिसके कारण इसने सैनिकों को कराचील अभियान पर भेज दिया। इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया। इब्न बतूता 1333 में मोरक्को से मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया और इसे काजी की उपाधि दी। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता ने अरबी भाषा में रेहला पुस्तक लिखी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने की। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम शासक था जिसने फसल चक्कर की स्थापना या फसल चक्कर प्रणाली को चालू करवाया। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह या मकबरा को मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक को भाग्यहीन शासक भी कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी आर्ट्स भी कहा जाता है क्योंकि इसने अनेक प्रकार के सिक्के चलाए थे, सोने, चांदी और तांबे के। मोहम्मद बिन तुगलक ने शराब बेचने वाले को ऊंचे पद पर नियुक्त किया था। उसका नाम था अजीम हुम्मार। तुगलक वंश का अगला शासक है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल है 1351 से 1388 ईस्वी तक।
फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का भाई था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसका 2 बार राज्य तिलक हुआ। तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक बर्नी ने लिखी, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी। तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी। फिरोज शाह तुगलक प्रथम शासक था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला। फिरोज शाह तुगलक के समय के कर या टैक्स, पहला है जजिया, खुम्मस, खराज। जजिया कर, खुम्मस कर, खराज कर, जकात कर। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर वसूला। फिरोज शाह तुगलक ने हर्ब ए सर्ब फिरोज शाह तुगलक ने हक ए सर्ब सिंचाई कर वसूला। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कोई अकाल नहीं पड़ा। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथपुरी मंदिर ओडिशा को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसको तोड़ नहीं पाया। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है फतवात ए फिरोजशाही। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है फतवात ए फिरोजशाही। यह फारसी भाषा में लिखी गई है। इतिहासकार एल्फिस्टाइन ने कहा कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का अकबर था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जनता के लिए किए गए कार्य, पहला है दार उल शिफा की स्थापना। दार उल शिफा गरीब व्यक्तियों के लिए अस्पताल फिरोज शाह तुगलक के द्वारा खोला गया। दूसरा है दीवान ए खैरात गरीब लड़कियों की शादी और शिक्षा के लिए खोला गया। तीसरा है लोक निर्माण विभाग की स्थापना सड़कों की मरम्मत के लिए की गई। चौथा है दफ्तर ए रोजगार बेरोजगारों के लिए फिरोज शाह तुगलक द्वारा खोला गया विभाग था। पांचवा है दीवान ए इश्तियाक पेंशन विभाग था। छठा है दीवान ए बंदगान दासों के लिए खोला गया विभाग था। यह दासों की देखरेख किया करता था। फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000 दास थे। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए शहर, पहला है फतेहाबाद दिल्ली के पास, दूसरा है फिरोजाबाद दिल्ली के पास, तीसरा है फिरोजपुर पंजाब, चौथा है हिसार हरियाणा, पांचवा जौनपुर अपने भाई जोना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया था। छठा है फिरोज शाह कोटला दिल्ली के पास। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। पहले कुतुब मीनार की ऊंचाई 234 फीट थी। फिरोज शाह तुगलक की मरम्मत करवाने के बाद इसकी ऊंचाई 255 फीट हो गई। फिरोज शाह तुगलक ने चांदी और तांबे की मिश्रित सिक्के चलवाए, जिसे अदा और खिब बोला गया। फिरोज शाह तुगलक ने चांदी और तांबे के मिश्रित सिक्के चलवाए, जिन्हें अदा और बिक कहा गया। फिरोज शाह तुगलक ने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए, जिन्हें अदा और बिक कहा गया। फिरोज शाह तुगलक अशोक के 2 स्तंभ दिल्ली लाया और उन्हें यहाँ लगवाया। पहला है मेरठ यूपी से, दूसरा टोपरा हरियाणा से। फिरोज शाह तुगलक ने सेना में वंशानुगत नीति लागू की। इसने सेना में नगद भुगतान बंद करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने साम्राज्य में इस्लामिक कानून लागू किए। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में महिलाओं को कब्र पर जाने की अनुमति नहीं थी। फिरोज शाह तुगलक प्रथम शासक था जिसने लोगों को हज यात्रा स्वयं के खर्चे पर भेजा। इसने फलों की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास किया। फिरोज शाह तुगलक ने जियाउद्दीन माकबरनी और सिराज जैसे इतिहासकारों को संरक्षण दिया। फिरोज शाह तुगलक ने जियाउद्दीन माकबरनी और सिराज जैसे इतिहासकारों को संरक्षण दिया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा बनवाया गया, जो भारत का प्रथम अष्टकोणीय मकबरा है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा बनवाया गया, जो भारत का प्रथम अष्टकोणीय मकबरा है। फिरोज शाह तुगलक मध्यकालीन इतिहास का प्रथम शासक था जो कल्याणकारी शासक था। फिरोज शाह तुगलक के बाद में नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक शासक बना। नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक का शासनकाल था 1394 से 1414। नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। 1498 में तुर्क शासक तैमूरलंग ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया। 1398 में तुर्क शासक तैमूरलंग ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया। वापस जाने से पूर्व तैमूर ने उत्तर भारत का नियंत्रण खिजर खां को सौंप दिया था। खिजर खां ने सैयद वंश की स्थापना की। तैमूरलंग ने भारत में ताजिया प्रथा शुरू की थी। तुगलक वंश के बाद में नया वंश सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन किया। सैयद वंश का शासनकाल है 1414 से 1451 ईस्वी तक। सैयद वंश का संस्थापक था खिजर खान।
सैयद वंश का प्रथम शासक है खिजर खान। खिजर खान का शासनकाल था 1414 से 1451 ईस्वी तक। खिजर खान सैयद वंश का संस्थापक था। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शिया वंश था जिसने शासन किया। सैयद का अर्थ है मोहम्मद साहब के वंशज। खिजर खान ने रैयत आला की उपाधि धारण की जिसका अर्थ है तैमूर का सेनापति। खिजर खान ने अपने सिक्कों पर तैमूर और उसके पुत्र शाहरुख का नाम छपवाया। खिजर खान के बाद में अगला शासक मुबारक शाह बना। मुबारक शाह का शासनकाल था 1421 से 1431 ईस्वी तक। मुबारक शाह खिजर खान का पुत्र था। इसने दिल्ली के समीप मुबारकाबाद शहर यमुना नदी के किनारे बसाया। मुबारक शाह के शासनकाल में तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक लिखी गई। तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक याहिया अहमद सर हिंदी ने लिखी। इसे फारसी भाषा में लिखा गया। तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक याहिया बिन अहमद सर हिंदी ने लिखी फारसी भाषा में। मुबारक शाह की हत्या इसके सेनापति सरवर उल मुल्क ने की थी। मुबारक शाह के बाद में मोहम्मद शाह शासक बना। मोहम्मद शाह का शासनकाल था 1434 से 1445 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह मुबारक शाह का भतीजा था। मोहम्मद शाह नाम का शासक था क्योंकि वास्तविक शक्ति इसके सेनापति सरवर उल मुल्क के हाथों में थी। मोहम्मद शाह ने सरवर उल मुल्क की हत्या करवाई। मालवा के शासक महमूद ने मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया। मोहम्मद शाह ने पंजाब के गवर्नर बहलोल लोदी से मदद मांगी। बहलोल लोदी ने महमूद शाह को पराजित किया। बहलोल लोदी ने महमूद को पराजित किया। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहा और इसे खाना की उपाधि दी। मोहम्मद शाह के बाद में अगला शासक आलम शाह बना। आलम शाह का शासनकाल है 1445 से 1451 ईस्वी तक। आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। आलम शाह 1447 में बदायूं गया और वापस नहीं आया। इस वजह से दिल्ली में हिंसा शुरू हो गई। पंजाब के गवर्नर बहलोल लोदी को दिल्ली बुलवाया। आलम शाह की सलाह पर बहलोल लोदी दिल्ली का सुल्तान बना। सैयद वंश के बाद में दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश ने शासन किया। लोदी वंश का शासनकाल है 1451 से 1526 ईस्वी तक। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। लोदी वंश का पहला शासक है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का शासनकाल है 1451 से 1489 ईस्वी तक। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। लोदी वंश दिल्ली का प्रथम अफगानी वंश था। सुल्तान बनने से पूर्व बहलोल लोदी सर हिंद का गवर्नर था। बहलोल लोदी ने सर की वंश के शासक हुसैन शाह को पराजित किया और जौनपुर पर कब्जा किया। बहलोल लोदी चांदी का सिक्का जारी किया जिसे बहलोली सिक्का बोला गया। ग्वालियर अभियान से वापस आते समय लू लगने की वजह से बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई 1489 ईस्वी में। बहलोल लोदी के बाद में सिकंदर लोदी शासक बना। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम निजाम खान था। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र था। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा बसाया और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी ने जमीन को मापने की इकाई गज ए सिकंदरी की खोज की। सिकंदर लोदी ने 3 प्रथाओं पर रोक लगाई। पहली है ताजिया, दूसरी नदी स्नान, तीसरी मुंडन प्रथा। सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविता लिखता था फारसी भाषा में। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी पुस्तक में कविता लिखी। संगीत पर आधारित पुस्तक लज्जत ए सिकंदरी इसके शासनकाल में लिखी गई। सिकंदर लोदी के शासनकाल में आयुर्वेद पर आधारित पुस्तक फरहंग ए सिकंदरी पुस्तक लिखी गई। सिकंदर लोदी ने दिल्ली में मोट मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में दिल्ली में मोट मस्जिद का निर्माण मियाँ बुआ ने करवाया। यह सिकंदर लोदी का सेनापति था। सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। सिकंदर लोदी की मृत्यु गले की बीमारी के कारण हुई। सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में है। सिकंदर लोदी के बाद में इब्राहिम लोदी शासक बना। इब्राहिम लोदी का शासनकाल है 1517 से 1526 ईस्वी तक। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी खातूली का युद्ध 1517 कोटा और बाडी का युद्ध 1518 धौलपुर में मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह से पराजित हुआ। इब्राहिम लोदी खातौली का युद्ध 1517 कोटा और बाडी का युद्ध 1518 धौलपुर में मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा से पराजित हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से पराजित हुआ। बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जो युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुआ। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है, पानीपत हरियाणा।
इब्राहिम लोदी के साथ ही दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। दिल्ली सल्तनत के समय प्रमुख विभाग, पहला है दीवानी मुस्तखराज। दीवानी मुस्तखराज बकाया विभाग। दीवानी मुस्तखराज बकाया विभाग था जो किसी पर ऋण या कर बचा है उसका ब्यौरा रखता था। दूसरा दीवानी रियासत। दीवानी रियासत बाजार नियंत्रण विभाग था। तीसरा है दीवानी रसालत। दीवानी रसालत धार्मिक और विदेशी विभाग था। चौथा है दीवानी विसारत। दीवानी विसारत राजस्व विभाग था। पांचवा है दीवानी इंसा। दीवानी इंसा शाही विभाग था। दीवानी इंसा का प्रमुख दरिए बे खास होता था। कोतवाल। कोतवाल शहर कानून का प्रमुख था। उलेमा। उलेमा धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। धन्यवाद।